नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश की सबसे बड़ी कॉलेज प्रवेश परीक्षा नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट यूजी में अनियमितताओं से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहां इस पर सुनवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आज की सुनवाई में साफ कहा कि इस परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जो एक तरह से एनटीए के को लेकर के है और एनटीए को इस मामले में जवाब देना पड़ेगा। एनटीए वो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये परीक्षा करवाती है। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष के कोर्स में प्रवेश के लिए नीट यूजी इम्तिहान कराया जाता है। इस बार ये इम्तिहान 5 मई को कराया गया और 4 जून को इसके नतीजे जारी कर दिए गए। हालांकि जो शेड्यूल था उसके मुताबिक नतीजे 14 जून को जारी होने थे, लेकिन 10 दिन पहले ही जारी हो गए, ठीक उस दिन जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एनटीए को ऐसी क्या जल्दी थी। नीट यूजी का नतीजा आने के बाद से ही देश भर में हजारों छात्र अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा छात्र मेडिकल की इसी प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं। 12वीं पास कर चुके रिकॉर्ड करीब 24 लाख छात्रों ने इस साल नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और 23,30,000 बच्चे इस परीक्षा में बैठे। ये इम्तिहान देश के 571 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में एक ही साथ एक ही दिन कराया गया। वैसे इस परीक्षा को आयोजित कराए जाने के बाद से ही इस पर सवाल उठ चुके थे और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो चुकी थी, लेकिन 4 जून को नतीजे जारी होने के साथ ही कई और नए सवाल खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल टॉपर्स की संख्या को लेकर उठा। परीक्षा में पहली बार 720 में से 720 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 67 रही, 67, जबकि बीते कुछ सालों में ये संख्या 1 से 3 तक ही रही है। ऐसे में ये सवाल किया गया कि इतने टॉपर कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा कराए जाने के दौरान हुई कई अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में कई याचिकाएं दायर हुई, जिनमें से कुछ पर आज सुनवाई हुई। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि इस साल नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों की भरमार है। पेपर लीक के कई आरोप लगे हैं। यह भी कहा गया कि पेपर लीक होना संविधान में बराबरी का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसा होना कुछ उम्मीदवारों को उन उम्मीदवारों के ऊपर अनुचित लाभ देता है जो अच्छे भाव से इम्तिहान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में खास तौर पर आरोप लगाया गया कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ और राजस्थान में परीक्षार्थियों को गलत प्रश्न पत्र बांटे गए। याचिका में नीट की काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई। नतीजा जारी होने के बाद मेरिट के आधार पर कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया को काउंसलिंग कहा जाता है। याचिकाकर्ता शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य द्वारा दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वैकेशन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग रोकने की याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन नीट से कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के मामले में जवाब मांगा। कोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है और हमें जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की। ऐसी ही कुछ अन्य याचिकाएं दिल्ली और कलकत्ता हाईकोर्ट समेत कुछ और हाईकोर्ट्स में भी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ अन्य याचिकाएं भी दायर हुई, जिनमें नीट के इम्तिहान में पारदर्शिता की कमी और कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले पर सवाल उठाए गए। इनमें फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। अलक पांडे ने करीब 20,000 छात्रों के दस्तखत अपनी याचिका में कराए हैं और आरोप लगाया है कि करीब 1500 छात्रों को 70 से 80 ग्रेस मार्क्स दिए गए। Our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. नीट की प्रवेश परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है और आप हैरान होंगे सुनकर कि इस बार 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक आए हैं। ऐसा पहले
कभी नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों के नतीजों को देखें तो यह आंकड़ा शक पैदा करता है। 2019 से अब तक किसी भी साल में 3 से ज्यादा टॉपर नीट यूजी में नहीं रहे। पिछले साल 2023 में इस परीक्षा में 2 टॉपर रहे, 2022 में 1, 2021 में 3 टॉपर्स थे, 2020 और 2019 में सिर्फ एक ही टॉपर थे। लेकिन इस साल यह आंकड़ा अचानक 67 हो गया, यानी नंबर 1 रैंक पर 1 या 2 नहीं बल्कि 67 बच्चे आए। इससे छात्र, अभिभावक, शिक्षक सब हैरान हैं। सवाल उठा तो एनटीए की ओर से इसका जो जवाब दिया गया वो भी सुन लीजिए। इसके मुताबिक इस बार इम्तिहान में पूछे गए एक सवाल के कारण आंकड़ा इतना ऊंचा चला गया। 44 छात्र ऐसे रहे जिन्होंने उस सवाल का जो जवाब दिया वो एनसीईआरटी की फिजिक्स की नई किताब के मुताबिक गलत था, लेकिन वही जवाब एनसीईआरटी की फिजिक्स की किताब के उससे पहले के संस्करण के मुताबिक सही था। हम आपको नीट के परीक्षा पत्र का वो सवाल दिखा रहे हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। छात्रों से पूछा गया कि सबसे उपयुक्त जवाब दें, यानी सबसे उपयुक्त स्टेटमेंट कौन सी है। तो नई किताब के मुताबिक पहला कथन सही था, पुरानी किताब के मुताबिक दूसरा कथन सही था। तो कई छात्रों ने पहला, कईयों ने दूसरा दिया। नीट यूजी ने जब अपना रिजल्ट जारी किया तो उससे पहले वो हमेशा प्रोविजनल आंसर की जारी करता है। उस आंसर की में करीब 10,000 छात्रों ने इस सवाल के जवाब को चुनौती दी और अपने जवाब को एनसीईआरटी की पुरानी किताब के मुताबिक सही बताया। एनटीए को इस चुनौती के आगे झुकना पड़ा और उसने उन छात्रों को भी पूरे नंबर दिए जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना, जिसमें कहा गया है कि दोनों ही कथन सही हैं। ऐसे में 44 छात्र ऐसे निकले जिन्हें 4 अंक और मिल गए, तो उनके भी अंक 720 हो गए। एनटीए का कहना है कि हम परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र को नीट की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ने की सलाह देते हैं, इसलिए हमने चौथा विकल्प चुनने वाले छात्रों को भी 4 नंबर दिए, जिन्होंने पहले और दूसरे दोनों तथ्यों को सही बताने वाले विकल्प को चुना था। लेकिन एनटीए की यह दलील क्या आपके गले उतर रही है? 67 छात्रों के टॉपर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टॉप करने के बावजूद कई छात्र ऐसे रह जाएंगे जिन्हें देश में मेडिकल के नंबर 1 कॉलेज यानी दिल्ली के एम्स में दाखिला नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एम्स में सामान्य वर्ग की 46 वैकेंसी हैं। एम्स दिल्ली ही अमूमन मेडिकल में प्रवेश पाने वाले टॉपर छात्रों की पहली पसंद का कॉलेज होता है। इतना ही नहीं है, इस बार कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें नीट में 720 में से 718 या 719 नंबर भी मिले। लेकिन जानकार कहते हैं और आम लॉजिक से भी ये समझ में आता है कि ऐसा हो नहीं सकता। नंबर या तो 720 आ सकते हैं या अगर एक सवाल गलत होता है तो 715। इसकी वजह यह है कि सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब पर 1 अंक कटता है। ऐसे में अगर किसी ने सारे सवाल सही किए लेकिन एक गलत कर दिया तो उसके पहले तो 4 नंबर कटेंगे, ऊपर से 1 नंबर गलत जवाब के कारण नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। यानी उस छात्र के नंबर या तो 715 होने चाहिए, 716 वो हो नहीं सकते। तो 718 या 719 नंबर कैसे आ सकते हैं? इस पर एनटीए ने सफाई दी, कहा कि ऐसा उसके द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने की वजह से हुआ है। एनटीए का कहना है कि कई जगह परीक्षा में समय की बर्बादी हुई, कुछ जगह 20 मिनट की देरी से पेपर मिले। छात्रों ने एनटीए से इसकी शिकायत की थी और इसे देखते हुए हमने जांच की, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। क्यों? क्योंकि उनका वक्त बर्बाद हुआ, इसलिए उनके नंबर 718 या 719 हो गए। लेकिन सबके 718 क्यों नहीं हुए, सबके 719 क्यों नहीं हुए, ये तमाम सवाल उठते हैं। इसके लिए एनटीए ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया है, लेकिन जानकार इस ग्रेस मार्क्स के तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं। मेडिकल की तैयारी करने वाले कई छात्रों और उनके अभिभावकों का कहना है कि नीट 2024 में ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला स्पष्ट नहीं किया गया था। तो जब ये तमाम आरोप लगे तो एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने भी जवाब दिया, कहा कि नीट की परीक्षा जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसकी पवित्रता प्रभावित नहीं हुई है। Again analyzed our system and denied that report through the press release on 6th of May. So the whole exam process has been very transparent and the integrity of the exam was not compromised at all, and categorically stated in our press release. So we assure all the student community that the exam has been
done with full integrity. नीट से जुड़े इस पूरे मामले पर हमने एक याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे से पूछा कि जब काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी है तो कोई अगर नतीजा सुप्रीम कोर्ट का आएगा भी, फैसला आएगा भी, तो छात्रों को फायदा क्या होगा? देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसकी याचिका 1 जून को थी, 1 जून को दर्ज थी और 4 जून को परिणाम आए हैं परीक्षा के। तो ये जो याचिका थी ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले की याचिका थी। इस याचिका में पेपर लीक का जिक्र किया गया था। अब मैंने डिटेल में याचिका तो पढ़ी नहीं तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता और क्या क्या था, कितना डिटेल था, कितना स्ट्रांग था कि वीक था। खैर जैसा भी हो, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के अंदर भी यही बोला कि इसे देखते हुए हमें समझ में आता है कि इस परीक्षा की जो एक पूजनीय स्थिति है उसको हमने भंग किया है, एनटीए ने भंग किया है और एनटीए से जवाब भी मांगा है। जब याचिकाकर्ता ने, पिटिशनर ने उनसे कहा कि आप काउंसलिंग को रोक दें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेंगे। मैं इसी कोर्ट रूम के अंदर था, ये सारा वाक्य मेरे सामने हुआ। अभी एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट बच रही है वो ये है कि ये याचिका एग्जाम के रिजल्ट के आने के पहले थी और उसी में सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये चीज समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं जो परीक्षा सही से कंडक्ट नहीं हुई है, क्वेश्चन तो है। अब इसके बाद की जो याचिका करता है वो सारे एग्जाम रिजल्ट के बाद के हैं और एग्जाम रिजल्ट के अंदर तो और ज्यादा गड़बड़ी हुई है। जैसे मेरी भी PIL दर्ज है, जहां तक है मेरी कल लिस्टिंग आएगी, तो मैंने वहां पे जो इन्होंने ये ग्रेस नंबर दिए हैं और जो पेपर लीक है दोनों की बात की है। और ग्रेस नंबर का जो पूरा मुद्दा है, जैसे ही ये सामने आएगा ये अपने आप में एक इनवैलिड सा मुद्दा दिखेगा। तो हो सकता हो कि और बेटर फैसले इसमें आए, पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर काउंसलिंग चलती रही तो फिर बच्चों का भरोसा भी टूट जाएगा, उनको भी नहीं समझ में आएगा कि अब कैसे चीजें सही हो। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट है, वो काउंसलिंग होने के बाद भी ये फैसला दे सकते हैं कि जो परीक्षा हुई थी वो सही से नहीं हुई थी, या तो काउंसलिंग फिर से करो, या जिन बच्चों को ग्रेस दिया उनको बाहर करो, या अगर लीक सामने आ जाता है तो परीक्षा फिर से करो। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती है, वो कभी भी कोई फैसला दे सकते हैं। और अब बात सियासत की। लोकसभा चुनावों के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। खास बात यह है कि इन चारों ही राज्यों में जनता ने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत दिया, कहीं भी त्रिशंकु सरकार नहीं बनी। इन 4 राज्यों में से 2, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नई सरकारें बन चुकी हैं। अब बारी है आंध्र प्रदेश और ओडिशा की। आंध्र प्रदेश को लेकर कोई सवाल था ही नहीं। भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे चंद्रबाबू नायडू कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर ओडिशा में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। 24 साल से सत्ता में रहे नवीन पटनायक की पार्टी इस बार हार गई, लेकिन ओडिशा में सवाल यह था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। सुरेश पुजारी, मनमोहन सामल और गिरीश मुर्मू के नाम मीडिया में चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का ताज मिल रहा है मोहन मांझी को। बीजेपी आलाकमान पहले भी कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर ऐसे ही चौंकाता रहा है और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का ताज दिया जाता रहा जिसका मीडिया में जिक्र न के बराबर होता है। तो वैसा ही ओडिशा में हुआ। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल में मोहन मांझी को नेता चुने जाने पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केबी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केबी सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। इसके बाद मोहन मांझी ने राज्यपाल रघुबर दास से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। अब कल मोहन मांझी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 52 साल के मांझी ओडिशा के आदिवासी समुदाय से हैं और अपनी संगठनात्मक खूबियों के लिए जाने जाते हैं। वो 4 बार से विधायक हैं और इस बार क्योंझर विधानसभा सीट से करीब 11,500 वोटों से जीत कर आए हैं। तो आज जो भी सियासी गतिविधियां हुई हैं,
और चुना गया है मोहन मांझी को, उस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भुवनेश्वर से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। उड़ीसा को नया मुख्यमंत्री मिला है। मोहन मांझी अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके जो आप देख सकते हैं काफिला इस वक्त जो भाजपा के नेतागण हैं वो सब निकल रहे हैं यहाँ पे, और उन सारे जो नेता है वो जो शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं मोहन मांझी, उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है राज्यपाल के सामने। राजभवन ने दावा पेश करने के बाद मोहन मांझी अब यहाँ से वापस जाएंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। साथ साथ जो उड़ीसा के 24 साल तक अभी तक मुख्यमंत्री रहा है नवीन पटनायक, उनको भी भाजपा के 5 वरिष्ठ नेता जाकर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने की न्योता दिए थे, और उसमें एक्चुअली न्योता देने के बाद वो नवीन पटनायक भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जो इंतज़ाम है मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रोटोकॉल उनके साथ अब लग जाएगा, सीएम प्रोटोकॉल जो होता है। लेकिन उड़ीसा में कई चीज़ें हैं, जैसे कि उनके लिए एक ऑफिशियल रेसिडेंस बनाने की एक प्रक्रिया वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि नवीन पटनायक अपने घर पे रहते थे। और साथ साथ आप देख सकते हैं राजभवन में दावा पेश कर दिया है मोहन मांझी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए, और यहाँ पे पूरा तैयारी चल रहा है। कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे, जिसके बाद मोहन मांझी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ भुवनेश्वर राजभवन से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। लेकिन अब एक दूसरा बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है कि उनका आधिकारिक निवास होगा कहाँ, ये अभी तय नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास कहाँ होगा, ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, और ओडिशा के अधिकारी अब नया निवास ढूंढने में लग गए हैं। ये एक नई चुनौती उनके सामने सबसे पहली चुनौती बनकर आई है। क्यों? इसकी वजह यह है कि 24 साल से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस पूरे दौर में अपने घर से, नवीन निवास से ही सरकार चलाते रहे। यही मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास फिर बन गया, और ये एक बड़ा बंगला है जिसे नवीन पटनायक के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने बनवाया था, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहे जाते हैं। राज्य के सियासी इतिहास में ये एक अनूठा उदाहरण है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री निवास रहा वो शिकायत प्रकोष्ठ बन चुका था। ऐसे में अब नए मुख्यमंत्री निवास के लिए कई खाली इमारतों को परखा जा रहा है। अगर कोई इमारत मिल भी जाती है जल्दी, तो भी उसमें ज़रूरी मरम्मत और सुविधाएं उसमें मुहैया कराने में, काम करवाने में कई महीने लगेंगे। इस बीच राज्य प्रशासन स्टेट गेस्ट हाउस का एक कमरा नए मुख्यमंत्री के अस्थायी निवास के तौर पर तैयार कर रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री तय हो गए हैं ओडिशा में, लेकिन उनका आधिकारिक निवास अभी तय नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन लोकसभा चुनावों में एक और सियासी दिग्गज फिर से राजनीति के आसमान पर चमका है। ये हैं टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जो इस बार एनडीए का हिस्सा रहे और जिनके नेतृत्व में टीडीपी और एनडीए ने आंध्र प्रदेश में जोरदार वापसी की, और अब नायडू सरकार बनाने जा रहे हैं। वो चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 बार वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार तेलंगाना अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चंद्रबाबू नायडू को आज विजयवाड़ा में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की 175 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों के साथ टीडीपी को वैसे ही अपने ही दम पर बहुमत हासिल है, लेकिन वो एनडीए में है। उसकी सहयोगी जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। तो एनडीए कुल मिलाकर के राज्य में सत्ता बनाने जा रहा है। हालांकि टीडीपी अपने दम पर भी सरकार बनाने में के काबिल है और भारी बहुमत उसे हासिल है। एनडीए विधायक दल का आज उन्हें नेता चुना गया, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए के नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू की ओर से राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर से मुलाकात की और एनडीए के सभी दलों के समर्थन की चिट्ठी उन्हें सौंपी। चंद्रबाबू नायडू की ओर से सरकार बनाने का दावा उन्हें सौंपा। इसके बाद राज्यपाल ने कल चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री पद की शपथ का न्योता दिया है। नायडू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।
इन चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को महज 11 सीटें हासिल हुई थी। जगनमोहन का सितारा 5 साल में जितनी तेजी से चढ़ा उतनी ही तेजी से उतर भी गया। उन्हें शिकस्त देने वाले चंद्रबाबू नायडू केंद्र में गठबंधन की राजनीति के पुराने महारथी हैं और इस बार राज्य की 25 में से 16 लोकसभा सीटों के साथ बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल के तौर पर उभरे हैं। तो केंद्र में भी वो एनडीए सरकार में शामिल हैं। उनके 2 जो नेता हैं वो मंत्री बने हैं, 2 सांसद, और उधर आंध्र में वो एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में आज का जो सियासी घटनाक्रम रहा उस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन। जी बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद आज एनडीए की विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उसमें चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल का नेता चुना गया। चंद्रबाबू नायडू ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी को रिवाइव करना है और इसको लेकर पार्टी लाइंस से हटकर तमाम दलों को एक साथ आकर केंद्र सरकार की मदद से आंध्र प्रदेश की प्रगति में योगदान देना है। हम आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक के बाद जो सपोर्ट लेटर था उसको गवर्नर को दिया गया और राज्यपाल के घर पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू के नाम पर स्वीकृति दर्ज कराई गई। इसके बाद जो राज्यपाल हैं उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता भी कल मौजूद रहेंगे। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के स्टार्स भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। चिरंजीवी भी विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं और वो भी शपथ ग्रहण समारोह में कल हिस्सा लेने वाले हैं। जो पहले तेलुगु देशम पार्टी का जो बयान था उसके मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह अमरावती में होना था, क्योंकि बहुत बड़े नेता और बड़े बड़े लोग इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। इस वजह से गनवनम एयरपोर्ट के पास ही इस शपथ ग्रहण समारोह को रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिनजर से भी शपथ ग्रहण समारोह बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कल कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही थी कि वाईएसआरसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना के कार्यकर्ताओं से भिड़ सकते हैं। इसको लेकर कई लेवल्स की पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई है। उन जगहों को चिन्हित किया गया है जो सेंसिटिव्स हैं और वहां पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहने वाली है। कल जिस जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पर एक तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि लगभग 60 से 70 हजार कार्यकर्ता इन तमाम पार्टीज के एनडीए के घटक दल के यहां पहुंचने वाले हैं और शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इनके साथ ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें से जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो टीडीपी के 19 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और जनसेना के 4 विधायक, यानी कुल मिला के 25 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो करीब 25 विधायक मंत्री पद की कल आंध्र प्रदेश में शपथ लेंगे। एनडीए के विधायकों की आज जब बैठक हुई तो चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ कर दिया कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी और पिछली सरकार की तरह 3 राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा। 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ, एक अलग राज्य बना, तो उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। तब से हैदराबाद 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी थी, लेकिन 10 साल की वो मियाद अब इस साल खत्म हो रही है। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने मुख्यमंत्री काल में ही आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती को एक अलग नई राजधानी बनाने की योजना बना दी थी। लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए, जगनमोहन की सरकार आई और फैसला लिया गया कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। जगनमोहन का जो जोर था वो विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी बनाने पर, अमरावती को विधायी राजधानी बनाने और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने पर रहा। तो लेकिन तीनों में से कोई भी एक राजधानी पूरी तरह से नहीं बन पाई और इसके साथ ही जो जगनमोहन की योजना थी, अमरावती पीछे चला गया। उसके विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू ने जो योजनाएं शुरू की थी वो सभी ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सत्ता में आने के बाद अमरावती में रौनक लौट आई है। आपको बता दें कि
जब आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी हैदराबाद में आईटी का काम शुरू हुआ, एक तरह से उसको साइबर हब बना दिया गया, एक तरह से उसे आईटी की राजधानी बना दिया गया बिल्कुल बेंगलोर की तर्ज पर, तो उसका पूरा श्रेय चंद्रबाबू नायडू को गया। अब अमरावती को वो इसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब वहाँ निर्माण का काम भी शुरू हो गया। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू यहाँ जीते, बुलडोजर और जो अन्य भारी अर्थ मूवर मशीनें हैं, उनका शोर अब अमरावती में सुनाई देने लगा है। राज्य के आला अधिकारी अमरावती पहुँच गए हैं योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए। इसके साथ ही अमरावती में रियल एस्टेट की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। अमरावती से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन की ये रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और ग्रीनफील्ड शहर के रूप में परिकल्पित अमरावती शहर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित है। लगभग 29 गांवों में फैला हुआ यह शहर है। और जब चंद्रबाबू नायडू 2014 में सत्ता में आए थे तो उनका सपना था कि अमरावती को एक कैपिटल के रूप में विकसित किया जाए। उसके लिए उन्होंने लैंड पूलिंग के माध्यम से 33,000 एकड़ भूमि हासिल की थी। हम आपको बता दें कि 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी सत्ता में आए, उन्होंने यहाँ के सारे कार्य रुकवा दिए, सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए। और मेरे पीछे जो आप ये अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये एमपी एमएलए अपार्टमेंट्स हैं। इनका कार्य भी अभी इस वक्त रुका हुआ है। जब अब चंद्रबाबू नायडू दोबारा सत्ता में आए हैं तो यहाँ के किसान और स्थानीय लोग यह आशा कर रहे हैं कि जो कार्य रुक गया था पिछले 5 सालों से, वो अब दोबारा शुरू हो जाए। जिधर नजर दौड़ाइए उधर क्रेन, बुलडोजर और मजदूर एक आधुनिक शहर बनाने में जुटे हैं। आंध्र प्रदेश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ऐतिहासिक अमरावती नगरी अब राज्य की राजधानी बनने वाली है। कृष्णा नदी के किनारे बसी अमरावती को एक हरा भरा और टिकाऊ शहर बनाया जा रहा है। लोगों ने चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा करके 33,000 एकड़ जमीन राजधानी बनाने के लिए दी और जनता ने ही दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ताकि उन्हें अपनी राजधानी मिल सके। जगन ने सोचा कि वो चंद्रबाबू नायडू की है और सब कुछ रोक दिया। मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने अमरावती को राजधानी नहीं बनाया। हम मानते हैं कि नए मुख्यमंत्री राजधानी को वैसे ही बनाएंगे जैसी उन्होंने योजना बनाई थी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ने माट मर्चिपोयाडु। यहाँ के किसानों ने नई राजधानी बनाने के लिए अपने खेत और जमीनें दी थीं। मैंने राजधानी परियोजना के लिए अपनी जमीन दी। ये बड़ा बदलाव है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास होगा और मौके मिलेंगे। रायपुर कोटेश्वरराव। हम अमरावती के विकास के साथ हैं, लेकिन हमारी मांग है कि जो जमीन ली गई उसका जायज मुआवजा दिया जाए। अमरावती की राजधानी बनने की राह आसान नहीं रही। जमीन अधिग्रहण के विवाद और पर्यावरण पर इसके असर की चिंताओं की वजह से विरोध प्रदर्शन भी हुए और बहसें भी छिड़ी। 2019 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने 3 शहरों को बतौर राजधानी चुना और अमरावती की सारी निर्माण परियोजनाएं बंद हो गईं। अब तेलुगु देशम के दोबारा सत्ता में आने से लगता है कि अमरावती के भी दिन फिरने वाले हैं। All these farmers, they have volunteered. किसान बहुत खुश हैं। वो अपने वहाँ से तंबू हटा रहे हैं जहाँ वो पिछले 5 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था और अमरावती के अंदर जितने भी निर्माणाधीन कार्य थे उनको रुकवा दिया था। अब जबकि चंद्रबाबू नायडू दोबारा सत्ता में आए हैं तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों से वादा किया है कि अमरावती को एक राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग और किसानों के द्वारा ये बुलडोजर्स अब चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंट्स में रहकर उन्होंने पिछले 5 सालों तक संघर्ष किया था और अब यहाँ पर इन टेंट्स को हटा दिया गया है और अब यह लोग चाह रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी के जाने के बाद और चंद्रबाबू नायडू के एक बार फिर सत्ता में आने के बाद यहाँ पर राजधानी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा और जो उनका मुआवजा है वो भी उनको वापस मिलेगा। चाहे अमरावती इकलौती राजधानी के रूप में उभरे
या दूसरे शहरों के साथ ये जिम्मेदारी संभाले, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इतिहास और आधुनिक आकांक्षाओं के संगम अमरावती के आगे विकास की राहें खुली हैं। ऐश्वर्या जैन, अमरावती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इन भीषण गर्मियों के बीच राजधानी दिल्ली प्यासी है, लेकिन इसका संकट सियासी है। जहां दिल्ली के कई इलाकों में आम लोग पानी के लिए परेशान हैं, टैंकरों से आने वाला पानी सबको मिल नहीं पा रहा, मिल भी रहा है तो ज़रूरत से बहुत कम। पानी की किल्लत के लिए दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और आरोप लगा रही है कि हिमाचल का पानी वो दिल्ली तक नहीं पहुंचने दे रहा। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप और हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस राजनीति के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर दिल्ली का जल संकट क्या है, कितना बड़ा है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली का मंडोली विस्तार इलाका, सामान्य दिनों में यहाँ पर एक वक्त ही पानी आता है, लेकिन बेतहाशा गर्मी के इस दौर में यहाँ पानी अब 2 से 4 दिनों में एक बार ही आ रहा है, और वो भी मुश्किल से 10-15 मिनट। पानी की परेशानी बहुत है, पानी मिले ही ना है, हमें बहुत दिन है पानी को पीने का, पानी को तो बहुत घूमे हैं। पानी मुश्किल से ही आता है, कभी आ गए 8 दिन में 1 दिन आ गो। अच्छा, नहीं आया, और आज तो बिल्कुल टंकी फंकी सब बासन रीते पड़े। बताओ, नहावे धोवे को ना है। अभी समरसिबल से तो पानी आ जा रहा होगा। हमारे समय से वाले ही ना आया। अच्छा, आपने नहीं लगवा रखा? हाँ, ऐसे ही मांग लेते हैं, कई के गत्ते जब गुजारा चलाते हैं। अच्छा, तो अभी कितने दिन में पानी आ रहा है? 3-4 दिन है जाते हैं। भैया पानी की वो है, पानी ना हमारे यहाँ तो पानी की ज्यादा है। अच्छा, हाँ, पानी की ज्यादा सुनिए चल रही है। तो सर्दियों में तो आ जाता है? हाँ, सर्दी में आ जाए, फिर इतने तंग ना हो जो आप तंग है रहे। अच्छा, गर्मी में ज्यादा दिक्कत है? हाँ, अब ज्यादा दिक्कत है रही है। दिल्ली की जीवनदायिनी नदी यमुना में पानी कम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 137 क्यूसेक पानी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के जरिए दिल्ली आना था, लेकिन वो अब तक नहीं आया। हरियाणा से मुनक नहर के जरिए तय मात्रा से कम पानी दिल्ली पहुंच रहा है। इस नहर के पानी पर दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्भर हैं। दिल्ली में 1280 एमजीडी पानी की जरूरत होती है। 1000 एमजीडी पानी दिल्ली के 12 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके सप्लाई किया जाता है, लेकिन यमुना में पानी कम होने के साथ ही मुनक नहर से कम पानी मिलने की वजह से 40 से 50 एमजीडी पानी की किल्लत है। दिल्ली में 137 एमजीडी पानी ट्यूबवेल से निकालकर भी सप्लाई किया जाता है। फिलहाल किल्लत को इसी के जरिए दूर करने की कोशिश हो रही है। 40 से 45 एमजीडी पानी कम दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी की वजह से जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी हो रही है, ये इसी की वजह से हो रही है क्योंकि जो दोनों मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, एक तरफ आपका मुनक कनाल, दूसरी तरफ आपका वजीराबाद पॉन्ड, दोनों में पानी की कमी हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया है कि दिल्ली को तय कोटे के मुताबिक पानी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर संभव मदद देने का प्रयास किया जाएगा। अब 2 मुद्दे हैं। पहला यह कि हिमाचल प्रदेश ने जो पानी हरियाणा के जरिए यमुना नदी में छोड़ना था, जो वजीराबाद तक आना था, वो अब तक क्यों नहीं पहुंचा, और दूसरा यह कि क्या हरियाणा मुनक नहर में कम पानी छोड़ रहा है, जैसा कि आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल मना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इन मामलों पर सुनवाई कर सकता है। दिल्ली में अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक कहानी दिल्ली से जो पूरी तरह फिल्मी है। दिल्ली में आकाश नाम के गैंगस्टर की पत्नी दूसरे गैंगस्टर रंजन के साथ रहने लगी, तो आकाश ने बदला लेने के लिए अपना नया गैंग बना लिया और पत्नी के प्रेमी के घर में आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद आकाश फिर रंजन को मारने के लिए जब उसके घर के आसपास चक्कर काट रहा था, तो पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा गैंगस्टर आकाश काला गैंग से जुड़ा हुआ है।
पुलिस के मुताबिक आकाश की पत्नी उसे धोखा देकर रंजन नाम के दूसरे गैंगस्टर के साथ रहने लगी। इसलिए आकाश ने एक नया गैंग बनाकर उसे सबक सिखाने के लिए पत्नी के प्रेमी के घर में आग लगा दी। ये आकाश अलियास कान्हा जो है ये मदनपुर खादर सरिता विहार का क्रिमिनल है। 6 मुकदमे हैं इसके खिलाफ में। ये मेनली अटेम्प्ट टू मर्डर, स्नैचिंग्स वगैरह में इन्वॉल्व होता है। तो ये 2019 से किसी ऐसे ही केस में जो है जेल चला गया था। 2-2.5 साल बाद जब ये वापस आया है तो इसकी वाइफ जो है इसके एक साथी जो कि क्रिमिनल ही है, जिसके खिलाफ और 3 केसेस हैं, तो उसके साथ वो भागी मिली उसको जब वो वापस आया। क्राइम ब्रांच ने आकाश को कालिंदी कुंज इलाके से एक चोरी की बाइक और एक पिस्तौल के साथ पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आकाश पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। जुलाई 2023 में जब वो जेल से बाहर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी रंजन के साथ रह रही है। रंजन शाहरुख और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। आकाश ने पत्नी और रंजन को सबक सिखाने के लिए एक अलग गैंग बनाया और 31 अगस्त की देर रात कालिंदी कुंज में रंजन के घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस वारदात में रंजन बुरी तरह झुलस गया। पुलिस ने आकाश को उस समय पकड़ लिया जब वो कालिंदी कुंज में एक वारदात को अंजाम देने आया था। ये जैतपुर से ही पकड़ा गया है और इसके पास बाकायदा कट्टा मिला है, 5 राउंड मिले हैं और उसने वो जो ये लिया है वो भी इसी रंजिश के चलते लिया है कि, और हमें पता चला है कि इनका 2 महीने पहले भी कुछ झगड़ा झंझट हुआ था रंजे का, और जिसमें इसको चोट भी लगी हुई है आकाश कान्हा को, जिसकी इसने कोई पुलिस में इत्तला या FIR नहीं कराई, तो हमने इसको जैतपुर से पकड़ा था। ये अपने आप में अनोखा मामला है कि ये गैंगस्टर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से बदला लेने के लिए न सिर्फ उसके घर में आग लगा दी बल्कि बदला लेने के लिए एक नया गैंग भी बनाया। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस उसके गैंग के बाकी लोगों की तलाश कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। खबरों की खबर में अभी इतना ही। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।